10 मार्च 2000 वॉल स्ट्रीट। इन्वेस्टर्स को लगा कि उन्होंने अपना आने वाला कल ढूंढ लिया है, बट दे लॉस्ट एवरीथिंग। पिछले 5 सालों में नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स ने 5 गुना से ज्यादा की बढ़त देखी थी। लोग अपनी नौकरियां छोड़ रहे थे, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर लगा रहे थे। पागलपन इस कदर था कि टैक्सी ड्राइवर्स पैसेंजर्स को स्टॉक टिप्स दे रहे थे। कॉलेज के स्टूडेंट्स लोन लेकर उन इंटरनेट कंपनियों के शेयर्स खरीद रहे थे जिनका कोई वजूद नहीं था। कोई प्रॉफिट नहीं, कोई सॉलिड बिजनेस बिल्कुल नहीं। बस कंपनी के नाम के आगे एक .com होना काफी था और रातों रात उसका वैल्यूएशन बिलियंस डॉलर्स पार कर जाता था। द फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो। और फिर ठीक उसी दिन बिना किसी चेतावनी की छोटी सी दरार आई। अगले कुछ महीनों में पूरा मार्केट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 5 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ पलक झपकते ही गायब हो गई। हजारों कंपनियां बंद हो गई और लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स रोड पर आ गए। उन्हें लग रहा था कि वो एक नए कल की शुरुआत देख रहे हैं, पर असल में वो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल बबल्स में से एक का हिस्सा थे। अब समय को आगे बढ़ाते हैं और आज के दौर में आते हैं। अगर आप आज फाइनेंशियल न्यूज चैनल खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं या किसी ब्रोकर का ऐप चेक करते हैं, तो आपको हर जगह एक ही शब्द सुनाई देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई हमारे जीने का तरीका बदल रहा है। एआई हर कंपनी को ऑटोमेट कर रहा है। एआई आपको रातों रात अमीर बना सकता है। आज मार्केट का हर बड़ा इन्वेस्टर, हर हेज फंड मैनेजर और हर रिटेल ट्रेडर उन्हीं कंपनियों के पीछे भाग रहा है जो एआई का नाम ले रही है। स्टॉक्स के दाम आसमान छू रहे हैं, वैल्यूएशन सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और एक बार फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसा सवाल है जिससे हर कोई डर रहा है, एक ऐसा सच जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। क्या हम सच में एक रिवॉल्यूशन के दौर में जी रहे हैं, या हम दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक एआई बबल के बिल्कुल पीक पर खड़े हैं? इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक आम इन्वेस्टर सुबह उठकर अपना पोर्टफोलियो देखता है और उसे समझ आता है कि पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट अब सिर्फ कुछ गिनती की कंपनियों के सहारे चल रहा है। टेक जायंट जैसे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, पैलेंटेड, एएमडी और ओपनएआई ने पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को अपना गुलाम बना लिया है। अगर एक स्टॉक में हल्की सी गिरावट आती है तो पूरे वॉल स्ट्रीट पर सन्नाटा छा जाता है। इस रेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है एनवीडिया, एक ऐसी कंपनी जो पहले सिर्फ गेमर्स के लिए ग्राफिक्स कार्ड बनाती थी। वो आज पूरे प्लैनेट्स की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनने की रेस में सबसे आगे निकल चुकी है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन के पार चला गया, जो कि कई बड़े देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई के साथ हाथ मिलाकर अपना लगभग हर सॉफ्टवेयर में एआई के फीचर्स ठूस दिए हैं। पैलेंटेड जैसे एनालिटिक्स कंपनियों के स्टॉक्स कुछ ही महीनों में 3 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के आगे एआई का ठप्पा लगा दिया। हर बड़े इन्वेस्टर के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही डर है, अगर मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। यह बिल्कुल एक नए गोल्ड रश जैसा है। कैलिफोर्निया में 1849 में सोना मिला था, तब लोग सबको छोड़कर वहां भागे थे। सोना किसको मिला और कितना मिला, यह तो किस्मत की बात थी, लेकिन एक तबाही तय थी। पैसा उन्होंने सबसे ज्यादा कमाया जिन्होंने सोना खोदने के लिए फावड़े और कुदाल भेजे। आज के एआई गोल्ड रश में भी बिल्कुल वही हो रहा है। इस दौर के फावड़े और कुदाल है एडवांस्ड माइक्रोचिप्स और डेटा सेंटर्स। एनवीडिया, एएमडी और ब्रॉडकॉम वही दुकानदार हैं जो इस चिप के दीवाने मार्केट को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। हर बड़ी टेक कंपनी, चाहे वो गूगल हो, मेटा हो या अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट, आपस में एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता। इन सबको लगता है कि अगर उन्होंने सबसे बड़ा डेटा सेंटर नहीं बनाया, अगर उन्होंने सबसे ज्यादा एडवांस चिप नहीं खरीदी, तो वो आने वाले कल के मार्केट से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। इस एक्साइटमेंट ने एक नया मजाक शुरू कर दिया है। आज अगर कोई छोटी से छोटी कंपनी भी अपनी अर्निंग्स कॉल में एआई शब्द का इस्तेमाल 10 बार कर लेती है, तो उसके स्टॉक की कीमत अचानक 20% बढ़ जाती है। इन्वेस्टर्स बिना बिजनेस को समझे, बिना रेवेन्यू को देखे बस अंधाधुंध पैसा बहा रहे हैं। लेकिन जब हम इस हाइप के पर्दे को हटाकर असली नंबर्स पर ध्यान देते हैं, तो कहानी थोड़ी अलग लगने लगती है। अगर आप वैल्यूएशन मैट्रिक्स को चेक करें, तो प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि पीई रेशो और प्राइस टू सेल्स रेशो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां से अक्सर तबाही की शुरुआत होती है। कुछ कंपनियों के स्टॉक्स उनके सेल्स के मुकाबले 50 या 60 गुना ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर वो कंपनी अपना हर एक रुपया जो वो कमाती है बिना किसी खर्च के इन्वेस्टर्स को दे दे,
तब भी उन्हें अपना लगाया हुआ पैसा वापस लाने में 60 साल लग जाएंगे। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनवीडिया की कमाई ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में सारे एनालिस्ट को हैरान किया है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या वो कमा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उनकी स्टॉक प्राइस की ग्रोथ उनके कई गुना तेज तो नहीं भाग रही। जब आप इतना बड़ा एक्सपेंशन देखते हैं, जहां हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाला पैसा अरबों डॉलर्स बढ़ता जा रहा है, तो आपको यह भी देखना होगा कि इस खर्च का रिटर्न कब आएगा। टेक कंपनियां इस वक्त हर क्वार्टर में 20 से 30 बिलियन डॉलर सिर्फ एआई चिप्स खरीदने में लगा रही हैं, लेकिन क्या उनके पास इसके बदले कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आम जनता या बिजनेसेस इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकें जो इस खर्च को सही ठहरा सके। अर्निंग एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रख दी गई है कि अगर किसी कंपनी ने मार्केट के मुताबिक थोड़ा सा भी कम परफॉर्म किया तो उनके स्टॉक्स एक ही दिन में 20% तक टूट जाते हैं। यह पूरा दृश्य मार्केट के इतिहास के पुराने पन्नों की याद दिलाता है। जब हम इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मैनियस को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इंसान का दिमाग हमेशा एक ही तरह से गलती करता है। 19वीं सदी में जब यूनाइटेड किंगडम में रेलवे की शुरुआत हुई थी, तब लोगों को लगा था कि ट्रांसपोर्ट का तरीका बदल गया है, अब हर कोई अमीर बनेगा। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई ऐसी रेलवे कंपनियों में लगा दी जिनकी पटरियां अभी तक जमीन पर बिछी भी नहीं है। कुछ सालों बाद जब रियलिटी ने हिट किया तो पता चला कि जितनी कंपनियां बनाई गई थी उनमें से आधी से ज्यादा की जरूरत ही नहीं थी। 2008 का हाउसिंग बबल भी इसी तरह बना था, जहां लोगों को लगता था कि जमीन और घर के दाम कभी कम नहीं हो सकते, पर सबसे बड़ा और सबसे सटीक पैरेलल बनता है वही 2000 का .com बबल। तो आखिर इस एआई के खेल में सच्चाई क्या है? इसी सवाल ने आज फाइनेंशियल दुनिया के सबसे बड़े सूरमाओं को आपस में भिड़ा दिया है। यह एक ऐसा युद्ध है जहां दुनिया के सबसे जीनियस दिमाग आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ वो दिग्गज हैं जो इस पूरे दौर को एक भयानक तबाही का संकेत मानते हैं। माइकल बरी, वही इन्वेस्टर जिसने 2008 की हाउसिंग क्रैश को अकेले प्रिडिक्ट किया था। जेरेमी ग्रैंथम, डेविड रोसेनबर्ग, गैरी मार्कस और नूरियल रूबिन। इन सबका साफ कहना है कि मार्केट में पैसिव इन्वेस्टिंग और रिटेल फॉर्म इस हद तक बढ़ चुका है कि शेयर्स की कीमत और उनकी असली औकात का कनेक्शन बिल्कुल टूट चुका है। जब तक एआई से रियल प्रोडक्टिविटी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जमीन पर नहीं दिखते, तब तक यह सिर्फ हवा से भरा एक गुब्बारा है। लेकिन इस लड़ाई का दूसरा पासा फेंक रहे हैं एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, कैथी वुड, सैमी ऑल्टमैन और रे टेलियो। इनका मानना है कि हम एक नई औद्योगिक क्रांति देख रहे हैं। आज की कंपनियों के पास असल कमाई और सॉलिड बैलेंस शीट है, और यह कोई शॉर्ट टर्म हाइप नहीं बल्कि एक लंबी चलने वाली डिमांड है। अब इस लड़ाई में कोई एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, या शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर हम इस बुल केस को ध्यान से समझे तो उनकी बातों में दम लगता है। एआई को सिर्फ एक आम टेक्नोलॉजी की तरह देखना गलत होगा। यह इंटरनेट या स्मार्टफोन से भी बड़ा बदलाव हो सकता है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के स्तर पर देखा जाए तो एआई कंपनियों के खर्च को बहुत कम कर सकती है। कोडिंग, कस्टमर सर्विसेज, लीगल डॉक्यूमेंट एनालिसिस, डेटा एंट्री और यहाँ तक कि मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में भी एआई वो काम कुछ सेकंड्स में कर रहा है जिसमें पहले इंसानों को कई घंटे लगते। अगर कोई कंपनी अपना ऑपरेशन कॉस्ट 20 से 30% कम कर लेती है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अचानक बढ़ जाएगी, और ये कॉर्पोरेट ग्रोथ स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एक सॉलिड बेस बनाती है। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ऑटोनॉमस व्हीकल्स, रोबोटिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसे सेक्टर्स अभी बिल्कुल नेसेंट स्टेज में है, और इनका पूरा कंट्रोल एआई के हाथ में होगा। इसलिए बुल इन्वेस्टर्स का कहना है कि उन कंपनियों के स्टॉक प्राइस आज इसलिए हाई लग रहे हैं क्योंकि मार्केट आने वाले 10 सालों के प्रॉफिट्स को आज ही डिस्काउंट कर देगा। इसका मतलब है कि जब कार पहली बार आई थी तब लोगों को लगा था कि यह सिर्फ अमीरों का खिलौना है, पर उसने दुनिया बदल दी। एआई भी बिल्कुल वही करने जा रहा है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट बेयर केस आपकी रातों की नींद उड़ा देने वाला तथ्य सामने रखता है। बेयर एनालिस्ट का सबसे बड़ा सवाल ये है, पैसा कौन दे रहा है? और अगर आप इस चेन को देखें, एनवीडिया चिप्स बेचती है क्लाउड प्रोवाइडर्स को जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और AWS। ये क्लाउड प्रोवाइडर्स अरबों डॉलर्स एनवीडिया को देते हैं। लेकिन इसके बाद क्या? ये क्लाउड प्रोवाइडर्स आगे चलकर सॉफ्टवेयर और एआई सर्विसेज किसको बेच रहे हैं? आम रिटेल कंज्यूमर्स जो महीने का $20 ChatGPT के लिए देते हैं, या फिर वो बिजनेसमैन जो अभी तक सिर्फ एआई के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? असल बात यह है कि आज की तारीख में जितना पैसा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है उसका 10% भी रियल रेवेन्यू सॉफ्टवेयर से जनरेट नहीं होगा।
अगर कोई बिजनेस एक बड़ा खर्च करता है तो उसे अगले 2-3 साल तक उस पर कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखता तो वो उस खर्च को रोक देता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने अचानक एनवीडिया से चिप्स खरीदना कम कर दिया तो एनवीडिया का रेवेन्यू एक ही क्वार्टर में आने वाले समय में धराशायी हो सकता है। कंपटीशन का डर भी उतना ही बड़ा है। आज हर टेक जाइंट अपने खुद की एआई चिप्स डिजाइन कर रहा है, जिससे आने वाले समय में एनवीडिया की मोनोपोली खत्म हो सकती है। जब सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी तो इन हाई फ्लाइंग स्टॉक्स के मार्जिन्स पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक क्लासिक बबल की पहचान है, जहां फ्यूचर के ख्वाबों को बेचकर आज का जुआ खेला जा रहा है। तो अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक ऐसा सवाल सामने आता है जिसका जवाब फाइनेंशियल दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट पूरे यकीन के साथ नहीं दे सकता। क्या हमारे जीवन की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति हमारे जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बबल भी हो सकती है? याद करिए, साल 2000 के .com क्रैश के समय सिस्को इंटरनेट का बैकबोन था, ठीक वैसे ही जैसे एनवीडिया आज एआई का बैकबोन है। मार्च 2000 में सिस्को इस प्लेनेट की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी थी। लोगों का मानना था कि सिस्को कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इंटरनेट के लिए इसकी जरूरत हमेशा रहेगी। लेकिन जब वो बबल फटा तो सिस्को का स्टॉक 90% तक क्रैश हो गया। 90%, बिलीव इट। इंटरनेट की क्रांति सच साबित हुई। हम आज भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, यानी इंटरनेट तो जीत गया। लेकिन साल 2000 के वो इन्वेस्टर्स बहुत बुरी तरह हार गए। और सबसे डरावना सच ये है कि हमें नहीं पता कि ये एआई बबल कब फटेगा, आज, कल या 2 साल बाद। फाइनेंशियल मार्केट का एक पुराना नियम है, मार्केट आपको सोच से कहीं ज्यादा समय तक इरेशनल रख सकता है। लेकिन याद रखिए, यह गुब्बारा जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही लेट फटेगा, और यह जितना लेट फटेगा, जब इसमें पहली दरार आएगी तो ये मार्केट में उतनी ही भयानक और सब कुछ तबाह करने वाली सुनामी लेकर आएगा। अनसर्टेनिटी तो इस बात की है कि क्या आप उस सुनामी के आने से पहले सुरक्षित किनारे तक पहुंच पाएंगे या फिर तेज बहाव में हमेशा के लिए बह जाएंगे। इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकलता है? वॉल स्ट्रीट इंडिया पर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि मार्केट के उस कड़वे सच से वाकिफ कराना है जिसे लोग अक्सर अंधे होकर इग्नोर करते हैं। जब मार्केट में हर कोई एक ही दिशा में भीड़ चाल की तरह भाग रहा हो, जब आपका पड़ोसी, आपका कोई दूर का रिश्तेदार और आपका दोस्त सब सिर्फ एक ही स्टॉक का नाम लेकर रातों रात अमीर बन रहे हो, तो समझ जाइए कि दिमाग पर ग्रीड पूरी तरह हावी हो चुका है। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे महंगी लाइन होती है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, यानी इस बार कहानी अलग है। पर सच तो यह है कि इस बार भी कहानी नहीं बदली और ना ही बदलती है। शायद एआई सचमुच दुनिया बदल दी, शायद जेनसेन हुआंग सही हो, शायद सैम ऑल्टमैन भी सही हो, लेकिन इतिहास हमें एक और चीज सिखाता है, कभी कभी सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन सबसे बड़े बबल्स के अंदर जन्म लेती है। इंटरनेट ने दुनिया बदल दी थी, लेकिन साल 2000 के लाखों इन्वेस्टर फिर भी पैसा हार गए थे। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि एआई सक्सेसफुल होगा या नहीं, असली सवाल ये है कि जब यह कहानी खत्म होगी तो विनर कौन होगा, टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टर। लेकिन अगर ये यूएस का एआई बबल कल को अचानक फट जाता है तो इसका सबसे बड़ा झटका हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को और आपके पर्सनल पोर्टफोलियो को कैसे लगेगा? क्या हमारे इंडियन टेक और आईटी स्टॉक उस सुनामी में पूरी तरह डूब जाएंगे, या फिर इस डर के माहौल में भी पैसा बचाने और बनाने का कोई बिल्कुल सेफ रास्ता छुपा हुआ है? अगली वीडियो में हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। अगर एआई बबल फटा तो इंडियन इन्वेस्टर्स को अपने पैसे को डूबने से कैसे बचाना है और उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनका पोर्टफोलियो एकदम सुरक्षित रहे। लेकिन तब तक मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि एआई के इस बढ़ते तूफान में हमारा इंडियन आईटी स्टॉक सेफ है? आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप वॉल स्ट्रीट इंडिया पर नए हैं तो ऐसे ही डीप इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।